असलकुम। टुडे इज़ 13 अगस्त 2024। आज हम डॉन न्यूज़पेपर के जो 3 एडिटोरियल हैं उनका एनालिसिस करेंगे। उनमें नंबर 1 है स्कूल मैसेकर इन गज़ा, नंबर 2 है बॉटमलेस पिट और नंबर 3 है काउंटरिंग हेट इन यूनाइटेड किंगडम। तो आइए देखते हैं कि इन एडिटोरियल्स में क्या बात हो रही है। तो आज का पहला एडिटोरियल है अबाउट स्कूल मैसेकर इन गज़ा। रिसेंटली एक अटैक हुआ है एक स्कूल में गज़ा में। गज़ा स्ट्रिप का हमें पता है, इसराइल में, पैलेस्टाइन में, जहाँ पे अभी इसराइल की काफ़ी एट्रोसिटीज़ चल रही हैं, तो वहाँ पे अभी रिसेंटली ये अटैक किया गया। हम ये देखेंगे कि इस अटैक का क्या इम्पैक्ट होगा सीज़ फायर पे, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इजिप्ट हो गया, कतर हो गया और सम अदर कंट्रीज़ हो गई जो कि कोशिश कर रही हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सीज़ फायर हो जाए। तो उसके ऊपर इस अटैक का क्या इम्पैक्ट आएगा ये इस एडिटोरियल में देखेंगे हम। और दूसरा हम ये देखेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मिडल ईस्ट के अंदर एक बिग वॉर को प्रोवोक कर सकती हैं, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो ये आज हमारी मेन थीम होगी इस एडिटोरियल की, जो कि है अबाउट स्कूल मैसेकर इन गाजा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दी अटैक सैटरडे मॉर्निंग को इसी वीक में ये अटैक किया गया, जिसकी ये पिक्चर है। इसमें देखा जा सकता है कि ये किस तरह का ब्रूटल अटैक था और इसमें कितने लोग मारे गए होंगे वो इस पिक्चर में देखा जा सकता है। ये स्कूल क्या कर रहा था, ये शेल्टर दे रहा था 2400 फ़लस्तीनी लोगों को। वो लोग जो कि जंग की वजह से पहले ही डिवास्टेटेड थे, वो शेल्टर ले रहे थे इस जगह पे जहाँ पे ये अटैक किया गया, और इस अटैक में 100 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये अटैक हमें याद कराता है इसी तरह एक ब्रूटल अटैक पाकिस्तान में हुआ था एपीएस में 2014 में, जिसमें भी अराउंड 130 प्लस बच्चे मारे गए थे। तो इसी तरह ये इसराइल ने ब्रूटैलिटी की है गज़ा पे, जहाँ पे लोग शेल्टर ले रहे थे वहाँ पे हमला किया, और जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे और जो सिविलियन लोग थे उनको मार दिया, और उनका कहना यह था कि हम तो हमास को मार रहे थे। अब इन एट्रोसिटीज़ का जब हम जिक्र करते हैं इसराइल की, तो यहाँ पे एडिटर लिखता है कि टेल अवीव हैज़ हार्डली बैटेड एन आई एज इट हिट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, people queuing for food in the name of targeting Hamas। यहाँ पे एक ईडियम यूज किया गया है, नॉट बैट एन आई और आई लैश। इसका मतलब होता है कि कोई काम करते हुए आपको कोई फियर ना हो, कोई कंसर्न ना हो, कोई इमोशन ना हो। मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें नॉर्मली एक इंसान को इमोशनल हो जाना चाहिए या उसको कोई शर्म या कोई कंसर्न फील होना चाहिए, लेकिन इसराइल जो सा है वो ये सब करते हुए बिल्कुल नहीं सोच रहा और बिल्कुल मुतमईन है। और वो कर क्या रहा है, वो स्कूल्स पे अटैक कर रहा है, जो कि लॉ ऑफ वॉर के मुताबिक भी अगर किसी मुल्क के दरमियान वॉर भी चल रही है तो उसको स्कूल, हॉस्पिटल्स और उन लोगों पे अटैक नहीं करना चाहिए जो कि खाने के लिए लाइन में खड़े हैं। लेकिन इसराइल ये कह के कि हम लोग हमास को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को इसराइल फिर भी टारगेट करता रहता है। आगे एडिटर बात करता है, डज दिस जस्टिफाई द बर्निंग अलाइव एंड dismemberment of countless non-combatants including children in the process। तो ये चीज़ जस्टिफाई तो नहीं की जा सकती जो इसराइल कर रहा है ना, ये काम किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। चाहे वो जितना कहें कि हम हिजबुल्ला को मार रहे हैं या हमास को मार रहे हैं, आम लोगों को, सिविलियंस को, बच्चों को मारना, और वो भी हॉस्पिटल्स में जाके और स्कूल्स में जाके, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल बात नहीं है। तो अब एक और पहलू है जो कि डिस्कस किया गया इस एडिटोरियल में। एक तो उन्होंने बता दिया कि जिस तरीके से ये अटैक किया है और इसराइल का जो बिहेवियर है वो तो हमें क्लियर हो गया कि वो कोई कंसर्न शो नहीं करते और वो मारी जा रहे हैं हमास के नाम पे। सीज फायर। एक और बात चल रही है कि कुछ मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि हम सीज फायर कराएंगे। वो मुल्क कौन से हैं? जैसे यूएस हो गया, कतर हो गया, इजिप्ट हो गया। इन्होंने रिसेंटली कहा है कि हम लोग उन टॉक्स को आगे बढ़ाएंगे अब, इसराइल और फ़लस्तीन और ये हमास की जो फ्रिक्शन है इनके दरमियान। लेकिन ये जो इसराइल का अटैक है, इससे हमें ये बात क्लियर हो रही है कि इसराइल इन टॉक्स को परसू नहीं करना चाहता, चाहे वो जितना मर्जी कह ले कि हम लोग भी पीस के लिए आमादा हैं और हम लोग टॉक्स में आएंगे। लेकिन इस तरीके से 100 लोगों को मारना, वो भी स्कूलों और हॉस्पिटल्स में जाके, उससे तो ये पता चलता है कि इसराइल ये नहीं करना चाहता। और एक और फैक्ट है, जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तब भी ये बात सामने आई थी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जो कि पीएम है,
इसराइल का, इस पे बड़े मसले चल रहे थे और लोग इसकी रूलिंग से खुश नहीं थे। ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इस पे करप्शन की एलिगेशंस भी थी और कुछ और भी थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने ये वॉर स्टार्ट कर दी। और अब जब तक ये इस वॉर को प्रोलॉन्ग किया रहेगा, इसका रूल जो सा है वो जस्टिफाई होता रहेगा। ये अपने रूल को जस्टिफाई कर रहा है थ्रू दिस अटैक। लोगों की जो अटेंशन है, इसराइल के लोगों की, वो इसने डाइवर्ट की हुई है टूवर्ड्स वॉर, कि हमें बहुत बड़ा खतरा है और ये वॉर हम लोग जारी रखें। तो ये तब तक ऑफिस में है बेंजामिन नेतन्याहू जब तक ये वॉर चल रही है। तो उसके तो ये फायदे में है और वो कभी भी इसको ख़त्म नहीं करेगा। आगे एक और पहलू आता है कि इसके क्या चांसेस हैं कि ये एक लार्ज स्केल पे वॉर जा सकती है, क्योंकि अभी तो ये तो कंपैरेटिवली कम एरिया जहाँ पे चल रही है, लेकिन ये वॉर अगर फैली तो ये पूरे मिडल ईस्ट को और इवन ये एक वर्ल्ड वॉर भी बन सकती है। वो कैसे? अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो ईरान, इसराइल और यूएस के ऑफिशियल्स हैं, वो आपस में जो बातें कर रहे हैं वो कम्बैट से रिलेटेड हैं, वो वॉर रिलेटेड बातें हैं। ठीक है। और हम लोगों ने हिस्टोरिकली देखा है कि बहुत थोड़ा टाइम लगता है, ये जो वर्बल अटैक्स होते हैं इनको एक्चुअल कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट होने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर वन कैसे स्टार्ट हुई थी, हमने ये भी देखा था कि वर्ल्ड वॉर टू कैसे स्टार्ट हुई थी। कोई इतने बड़े मसले नहीं थे, छोटी छोटी बातों से वॉर स्टार्ट हुई थी और उसके बाद वो वर्ल्ड वॉर्स बन गई थी। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से अभी ये वर्बल एक दूसरे पे अटैक चल रहे हैं, ये नहीं पता चलेगा, ये किसी भी टाइम पे कोई बहुत बड़ी वॉर का स्टार्ट हो सकता है। सेकेंडली, जो वेस्ट है वो ये नहीं मान रहा कि उसको इसराइल को कंट्रोल करना है। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है, रेन इन। रेन इन का मतलब होता है किसी को लिमिट करना या कंट्रोल करना। तो यहाँ पे एडिटर ये कह रहा है कि वेस्ट इस टाइम पे ये बात नहीं मान रहा कि उसे इसराइल को कंट्रोल करना चाहिए। अभी मंडे को यूके, फ्रांस, जर्मनी ने ईरान को कहा कि आप एस्केलेट ना करें। वो ईरान को कह रहे हैं, जबकि उनको किनको कहना चाहिए? तेल अवीव को कहना चाहिए, जो कि सिविलियंस पे अटैक कर रहा है। और ये अटैक ईरान में भी हो रहे हैं, लेबनान में भी हो रहे हैं और सीरिया में भी हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक और बात समझ आती है, एक तो ये वार लार्ज स्केल पे किसी भी टाइम जा सकती है, वर्बल अटैक्स से ये फिजिकल अटैक्स पे शिफ्ट हो सकती है। सेकंड, जो वेस्ट है, वेस्ट भी अपना जो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इसराइल को कहते हैं, वो इसराइल को लिमिट करने को नहीं कह रहे। उसके बाद एडिटर कहता है कि अनलेस इसराइल इज मजल्ड, मजल्ड का मतलब होता है कि किसी को कंट्रोल करना, स्टॉप करना, कोई पीस पॉसिबल नहीं है मिडल ईस्ट में। और जो एस्केलेशन है, जो जंग बढ़ने के चांसेस हैं, वो हमेशा ज़्यादा ज़्यादा होते रहेंगे जब तक इसराइल को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारा पहला एडिटोरियल ख़त्म हो जाता है। इस एडिटोरियल में बेसिकली जो एक स्कूल पे अटैक किया गया गज़ा में, उसको डिस्कस किया गया। वो ब्रुटैलिटी बताई गई कि किस तरीके से 2400 लोग जो कि शेल्टर ले रहे थे, उन पे अटैक किया गया। ठीक है। सेकेंडली फिर ये बताया गया कि इस जो सीज़ फायर से रिलेटेड बातें चल रही हैं, उनके लिए अगर इसराइल सीरियस होता तो वो इस तरह का अटैक ना करता। तो सीज़ फायर अभी मुश्किल ही लग रहा है। और थर्ड बात ये डिस्कस की गई है कि ये वॉर जो है, ये एक लार्ज स्केल वॉर में किसी भी टाइम कन्वर्ट हो सकती है। तो हमें इससे फिर यही पता चलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं वो मसले इतने एक ही होते थे। तो अगर उनको बचाना है तो इस बात को सीरियस लेना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। यहाँ पे हमारा पहला एडिटोरियल एंड हो जाता है। अब हम अपने दूसरे एडिटोरियल को देखते हैं। इस एडिटोरियल का टाइटल है बॉटमलेस पिट। मतलब ये कि एक ऐसा गड़ा जो कि बहुत ही गहरा है। ठीक है। ये किस चीज़ के अबाउट है? ये है हमारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के अबाउट। हमें ये बात पता है कि हमारी मोस्टली स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस लॉस में जा रही हैं, लेकिन उनमें जो नंबर वन और नंबर टू पे हैं वो पीआईए और पाकिस्तान स्टील मिल है। तो ये एडिटोरियल डिस्कस करेगा कि पीआईए की आखिर क्या स्टोरी है, कितना लॉस है, और ये डिस्कस करेगा कि पाकिस्तान स्टील मिल का क्या स्टेटस चल रहा है अभी पाकिस्तान में। तो आइए देखते हैं। रिसेंटली हमारे जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें बताया पीआईए के लॉसेस के बारे में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक ऐसा टाइम चल रहा है जब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो दो वक्त की रोटी जो है वो अपनी पूरी कर सकें। ठीक है। सेकेंडली, इस टाइम पे फिस्कल मालफिसेंस चल रही है। फिस्कल मालफिसेंस कहते हैं रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट स्पेशली बाय पब्लिक ऑफिशियल। जब पब्लिक ऑफिशियल अपना काम ठीक नहीं करते और करप्शन करते हैं तो उसको मालफिसेंस कहते हैं। और मिसमैनेजमेंट भी चल रही है। किधर चल रही है? हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे चल रही है। तो हमारे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर ने बताया कि जहाँ पे लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये सारे मसले चल रहे हैं, वहाँ पे
अब्दुल अलीम खान नाम है हमारे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर का। पीआईए के लॉस इस टाइम पहुंच चुके हैं 830 बिलियन पे और $3 बिलियन पे। इतना बड़ा लॉस है जो कि पीआईए का इस टाइम है। तो आगे वो फिर स्टोरी बताता है पीआईए के लॉस की कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, ये कितने पैसे ज़ाया हर महीने, ये $13 बिलियन रुपए ज़ाया कर रहा है। ये कितने हैं? $13 बिलियन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर सेकंड जो हम इसकी प्राइवेटाइजेशन को डिले करेंगे और ये पीआईए स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज के तौर पे चलेगा, पाकिस्तान हर सेकंड उतने पैसे लूज कर देगा जितने पैसे एक एवरेज पाकिस्तानी को एक वीक का खर्चा चलाने के लिए चाहिए होते हैं। तो हम हर सेकंड एक पाकिस्तानी को जो हफ्ते का खर्चा प्रोवाइड कर सकते थे हाउस होल्ड की सारी ज़रूरियात के लिए, वो हम हर सेकंड ज़ाया करेंगे जो इसे हम डिले कर रहे हैं। और इसका यह मतलब भी बनता है कि हर मिनट पीआईए का चलना, हर मिनट इतना लॉस कर देता है जितना कि आप 30 फैमिलियों को एक मंथ का खर्चा दे सकते हैं अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि $13 बिलियन पीआईए हर महीने का लॉस कर रहा है। सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि पीआईए लॉस कर रहा है। इसके बाद सेकंड चीज़ उन्होंने हमें क्या बताई है कि हर एक सेकंड जो कि पीआईए चलता है उसमें वो ज़ाया कर देता है उतने पैसे जितने पैसे में एक बंदे का पूरे हफ्ते का गुजारा हो जाता है। पूरे वीक का एक बंदे का जितना गुजारा होता है ना, वो एक सेकंड में पीआईए हर एक सेकंड में ज़ाया कर रहा है। और इसी तरह हर एक मिनट जो कि पीआईए चलता है उससे क्या हो रहा है कि 30 फैमिलीज, उतने पैसे में हम लोग 30 फैमिलीज को जो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके जरिए खर्चा दे सकते हैं। तो इसका लॉस इतना ज़्यादा है कि हम लोग हर सेकंड इतना पैसा लूज कर रहे हैं पीआईए में। पीआईए के बारे में बताने के बाद वो हमें यह बताता है कि पाकिस्तान स्टील मिल का क्या हाल चल रहा है। वो कहता है कि इसको ऑफिशियली कह दिया गया पीस ऑफ स्क्रैप। इसको ऑफिशियली पीस ऑफ स्क्रैप मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब इससे ऊपर अब हम लोग क्या कहें कि इतनी यूजलेस चीज़ है पाकिस्तान स्टील मिल और हम उसमें पैसे लगाई आ रहे हैं अपनी आवाम के। नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन पे, उन्होंने हमें बताया है कि जो गैस की सप्लाई थी वो जून के एंड से ख़त्म कर दी गई है पाकिस्तान स्टील मिल को, ताकि मज़ीद लॉस ना हो। तो वो इतनी हमारी प्रोडक्टिव इदारा है कि जिसकी हमने जून से गैस ही बंद की हुई है कि हमें नुकसान ना हो। उसके बाद वो बताता है कि जितने भी रियल एस्टेट एसेट्स थे पाकिस्तान स्टील मिल के, उनको डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में। तो ये ऐसे लगता है, एडिटर कहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे पीएसएम जिसको हम लोग इतने अरसे से चला रहे थे, उसमें अब क्या बच गया है? उसमें यह बच गया है कि ऑल डेट इज लेफ्ट इज बोन्स फॉर द वल्चर्स टू पिक। वल्चर वो होते हैं कि जब कोई जानवर मर जाता है तो वल्चर्स स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो उनको खा जाते हैं और इन्वायरमेंट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे पीएसएम की भी मिसाल ऐसी है कि इतना ऐसा जो हमने इस पे मेहनत की उसके नतीजे में बचा बस यही कि कुछ बोन्स बची जिसे अब वल्चर्स पिक कर रहे हैं, जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं उनके दरमियान उसके स्टेक होल्डर्स उन स्टेक होल्डर्स के दरमियान इसको बांटा जा रहा है। तो ये तो हमारे पीएसएम का हाल है। ठीक है। तो एट द एंड वो ये बताता है कि ये होता है जब आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते ना, तो तब ये होता है। ठीक है। और अब क्या है, अब ये सारी चीज़ें माइंड में रख के एक होप की जाती है, होप की जा सकती है एक पॉजिटिव। वो होप क्या है कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा और इसके रिसोर्सेज जो कि बच चुके हैं इस टाइम तक, उनको यूज़ किया जाएगा किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छे विजन और किसी अच्छी मैनेजमेंट के तहत। ये सारी बात करने का मकसद क्या था इस एडिटोरियल में? वो मकसद ये था कि हमारे जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं अलीम खान, उनका बेसिकली काम यही है कि वो प्राइवेटाइजेशन करवाएं। ठीक है। उन्होंने हमें बता दिया कि जो भाई पीआईए का लॉस हो रहा है उसका क्या मतलब है। वो एक सेकंड में एक बंदे को खाना दिया जा सकता है, एक हफ्ते का पूरा राशन दिया जा सकता है, उतने लूज करता है। और वो एक मिनट में पीआईए इतने लूज करता है जितने पैसों में आप 30 लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 30 दिनों का खाना दे सकते हो। ठीक है। इसी तरह उसने पाकिस्तान स्टील मिल का बताया कि ये इतना इस टाइम फजूल इदारा है कि जिसको हुकूमत ने पीस ऑफ स्क्रैप कह दिया। उसके बाद उसने यह बताया कि इसमें गैस जो है वो रोकी जा चुकी है ताकि नुकसान ना हो। इसके जो एसेट्स थे, इसके जो रियल स्टेट एसेट्स थे, वो लोगों में बांट दिए गए हैं जो स्टेक होल्डर्स थे। तो कहने का मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, नहीं तो ये जो हमारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं ये लॉस में जा रही हैं। और ये जो लॉस हो रहा है ये आम लोगों को लॉस हो रहा है क्योंकि हुकूमत के पैसों से ये पैसा जा रहा है। तो ये हमारा दूसरा एडिटोरियल था। अब हम चलते हैं आज के आखिरी एडिटोरियल की तरफ।
इसका टाइटल है काउंटरिंग हेट इन यूके। यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। अब यूनाइटेड किंगडम तो वो जगह है जहाँ लोग भाग भाग के जाते थे, वहाँ कौन सी हेट है जिसको हमें काउंटर करना पड़ गया? यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जीनोफोबिया का। ये सोशियोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है। इसमें यह होता है कि ये एक ऐसा फोबिया है, जैसे डिफरेंट फोबियाज होते हैं, किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को क्लोज स्पेसेस से फोबिया होता है, किसी को किसी चीज़ से डर होता है। तो इसी तरह ये एक डर है जो कि लोग पीपल एक सर्टेन एरिया के पीपल को होता है जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं। ये लोगों का लोगों से ही फोबिया होता है, लेकिन ये वाले एक जगह के लोग हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले यूके के लोग हैं और ये वाले लोग जो उनसे हैं ये बाहर से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग अफ्रीका से और एशिया से आ रहे हैं और ये मुस्लिम्स हैं। अब यूके वालों को अगर इनसे डर लगने लग जाए और फोबिया हो जाए तो वो जीनोफोबिया होगा। इसे कहते हैं डिसलाइक और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसको मुख्तलिफ वर्ड्स से यूज़ किया जा सकता है: प्रेजुडिस, इंटॉलरेंस, बाइगॉट्री, इंसुलैरिटी, पेरोकियलिज्म, आइसोलेशनिज्म। तो ये वर्ड्स हैं जो कि जीनोफोबिया के लिए यूज़ होते हैं। तो रिसेंटली यूके में जीनोफोबिया चल रहा है, इस आर्टिकल में ये डिस्कस होगा। और उस जीनोफोबिया को काउंटर करने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई। यूके में जीनोफोबिया स्टार्ट हुआ, लोगों ने इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया, एक हेट फैलने लगा। तो फिर यूके के लोगों ने ये काउंटर मूवमेंट स्टार्ट की कि भाई ये जो सब हो रहा है ये गलत है। यूके ने तरक्की की इस वजह से है कि इन्होंने सबको इज्जत दी है। तो एक काउंटर मूवमेंट ने जीनोफोबिया को काउंटर किया और अभी रिसेंटली उसके क्या इम्पैक्ट्स चल रहे हैं ये इस एडिटोरियल में डिस्कस होगा। अब जो जीनोफोबिया का रिसेंटली स्टार्ट हुआ उसके पीछे डिफरेंट इवेंट्स थे, लेकिन जो एक होता है लास्ट इवेंट होता है जिस जो चिंगारी होती है जिससे फिर आग लग जाती है, वो क्या थी? वो थी 2004 साउथ पोर्ट स्टैबिंग। इसमें क्या हुआ? तीन लड़कियां थीं, एक की उम्र 6 साल थी, एक की 7 साल थी और एक की 9 साल थी, छोटी बच्चियां थी, ठीक है। उनको मार दिया गया एक जगह पे जो टेलर स्विफ्ट थीम डांस एंड योगा सेशन होता है वहां पे साउथ पोर्ट के अंदर। और कुछ लोग इंजर्ड भी हुए और इस तरह का एक अटैक हुआ। अब हुआ क्या कि जब ये अटैक हुआ तो इल्ज़ाम आया मुस्लिम्स पे, ठीक है। अब इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अभी इतनी एक्टिव हुई नहीं थी और पुलिस अभी आई नहीं थी। तो हुआ क्या? सोशल मीडिया के ऊपर इस्लामोफोबिक और एंटी इमिग्रेंट पोस्ट शेयर होने लगी। अब आप इमेजिन करें कि यूके के अंदर होता है, यूके के अंदर तीन छोटी बच्चियों को मार दिया जाता है, ठीक है। अभी पुलिस या कोई और नहीं पहुंचा होता, सोशल मीडिया पे बात स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट मुस्लिम्स और अगेंस्ट इमिग्रेंट्स, ठीक है। और वो बात फैल जाती है और लोगों में हेट फैलना लगता है कि ये जो लोग बाहर से हमारे मुल्क में आते हैं ये हमारे लिए खतरा है। यही हुआ यूके के अंदर। बात को बढ़ा चढ़ा के ये रंग दिया गया कि ये मुस्लिम्स कर रहे हैं या ये जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो कर रहे हैं। अब जब ये चीज़ फैली तो उसके अगेंस्ट फिर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई जिन्हें हम कहते हैं एंटी रेसिज्म काउंटर प्रोटेस्ट के, मतलब वो रेसिज्म को काउंटर करने के लिए थी। लेकिन हमें एक बात पता होना चाहिए कि पूरे यूरोप के अंदर रिसेंटली पूरे यूरोप के अंदर एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो फार राइट्स हैं, जो पॉलिटिकली फार राइट पार्टीज हैं, उनका राइज स्टार्ट हुआ है। और उनका एजेंडा ये है कि हम लोग ये जो बाहर से लोग आते हैं, जो माइग्रेंट्स आते हैं, हम इनका आना बंद कर देंगे अपने मुल्क में और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ हमारे नेटिव लोगों को मिलेंगे। तो उनका ये एजेंडा है। मुख्तलिफ जगह पे ये पार्टियां जो सी हैं ये कामयाब भी हो गई हैं, जैसे कि हंगरी में विक्टर ऑर्बन है, इसी तरह डिफरेंट इनके हैं। अभी जॉर्जिया मेलोनी है जो कि इटली में आई है। और इस किस्म के मुख्तलिफ लीडर्स यूरोप में आ रहे हैं जो कि इस तरह की थाट रखते हैं। तो जब इस तरह का कोई मसला होता है जैसे अभी स्टैबिंग होती है तो फिर उनको मौका मिल जाता है इस हेट को बढ़ाने का। तो यही हो रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि फिर जब बात हद से बढ़ने लगी तो एंटी रेसिज्म वाले लोग भी सामने आ गए। उन्होंने कंट्री को कुछ रिलीफ दिया, उन्होंने फार राइट ग्रुप्स के अगेंस्ट बात की और उन्होंने कहा कि हम रिवाइव करेंगे मल्टी कल्चरलिज्म। जैसे हमने पहले जीनोफोबिया का डिस्कस किया था ना, जिसमें आप हेट रखते हैं दूसरे मुल्क के बंदे के लिए, इसी के अपोजिट एक चीज़ होती है मल्टी कल्चरलिज्म, जिसमें एक ऐसा मुल्क होता है जिसके अंदर तमाम लोगों से प्यार किया जाता है, तमाम लोगों को इज्जत दी जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस एथनिसिटी से बिलोंग करता है, किस नेशन से बिलोंग करता है, या उसकी कौन सी लैंग्वेज है, या इस किस्म के तमाम प्रेजुडिस जो है ना, इनको ख़त्म करके हर बंदे को इक्वालिटी की बेस पे देखा जाता है। उसको मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है। जब ये हुआ कि जो हम फार राइट फैक्शंस थी उन्होंने कोशिश की कि वो एक्सप्लॉइट करें जो साउथ पोर्ट में हुआ है,
तो फिर ये थाउजेंड ऑफ लोग जो कि दूसरी माइंडसेट के थे वो आए और उन्होंने इस रेसिज्म को काउंटर करने के लिए एक मूवमेंट चलाई यूके में। अब इस मूवमेंट का जो स्कोप था हम उसको डिस्कस करते हैं। ये बड़े ब्रेव लोग थे, इनका जो बैकग्राउंड था वो डाइवर्स था, ये मुख्तलिफ फेथ से ताल्लुक़ रखते थे, इसमें मुस्लिम भी थे, इसमें क्रिश्चियंस भी थे, इसमें जूस भी थे, इसमें डिफरेंट लोग थे, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। ये पूरे यूके में फ्रॉम लिवरपूल टू लंदन ये लोग बाहर सड़कों पे निकले और इनका मैसेज क्लियर था। इनका मैसेज ये था कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर हेट इन द कंट्री, नफ़रत की कोई जगह नहीं है यूके के अंदर। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने इज्जत दी माइग्रेंट्स को। उन्होंने कहा कि सदियों से हम लोगों ने माइग्रेंट्स को वेलकम किया है, हमने उन माइग्रेंट्स को वेलकम किया है जिनकी कंट्रीब्यूशंस हैं हमारी ब्रिटिश लाइफ में, हर फील्ड में उनकी कंट्रीब्यूशन है, और वो और भी फील्ड्स हैं, वो हेल्थ भी है, वो सर्विसेज भी हैं, वो एजुकेशन भी है, वो आर्ट्स भी है। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स ही तो बेसिकली उन्होंने अपना हिस्सा डाला है यूके की तरक्की में, ब्रिटेन की तरक्की में, और हम लोग उनके साथ खड़े। अब आगे हम देखते हैं कि जीनोफोबिया का नुकसान क्या होता है और इन प्रोटेस्ट का फ़ायदा क्या था। ये जो जीनोफोबिक किस्म का एजेंडा है ना, एक तो ये मॉरली भी ठीक नहीं है, और ये ना सिर्फ मॉरली ख़राब चीज़ है बल्कि ये उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट है जिन वैल्यूज़ के थ्रू ब्रिटेन ने तरक्की की। देखो, ब्रिटेन जो थी वो स्टार्ट से एक मल्टी कल्चरलिज्म सोसाइटी थी, वो इसीलिए दुनिया में आगे गए और उन्होंने तरक्की की। ये जो जीनोफोबिक लोग आके कुछ लोगों के अगेंस्ट अपने वर्डिक्ट्स दे रहे हैं, ये चीज़ तो ब्रिटेन की कोर वैल्यू के खिलाफ है। ये चीज़ ब्रिटेन की कोर वैल्यू के खिलाफ है। तो इसी बात को बताया गया इन प्रोटेस्ट्स के ज़रिए। तो जीनोफोबिया जो है वो टोटली ब्रिटेन के लिए नुकसानदेह है, और जो ये प्रोटेस्ट हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये उन आइडियोलॉजीज़ को ख़त्म करती हैं जो आइडियोलॉजीज़ बेसिकली ख़तरा हैं यूनाइटेड किंगडम के लिए। और एक बात का अंदाज़ा होता है हमें जब इस तरह की प्रोटेस्ट काउंटर करने के लिए होती है कि जो ट्रबल मेकर्स हैं वो बेसिकली एक माइनॉरिटी है। अगर आप उन्हें सही तरीके से काउंटर करोगे तो उनको काउंटर किया जा सकता है और इस मसले को हल किया जा सकता है। तो ये यूके ने दिखाया है, जिस तरह से वहाँ पे काउंटर प्रोटेस्ट हुई हैं, तो उन्होंने दिखाया है कि ये जो फार राइट एक्सट्रीमिज़म है इसको काउंटर किया जा सकता है। तो ये हमारा लास्ट एडिटोरियल था जिसमें हमें ये बात बताई गई कि यूके के अंदर किस तरह से एक स्टैबिंग हुई। उस स्टैबिंग का नाम था साउथ कोर्ट स्टैबिंग, और जो पीछे इवेंट्स होते आ रहे थे तो उसके बाद फिर जीनोफोबिया का जो आगाज़ हुआ, जो इस्लामोफोबिया वाली बातें होने लगीं, जो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो बातें होने लगीं, तो यूके में ओवरऑल एक जीनोफोबिक माहौल स्टार्ट हो गया। इस जीनोफोबिक माहौल को कंट्रोल करने के लिए काउंटर प्रोटेस्ट्स हुई, और उन काउंटर प्रोटेस्ट्स के ज़रिए ये बात बता दी गई कि ये जो लोग जो कि एक्सट्रीमिज़म को फैलाते हैं ये एक माइनॉरिटी है और इनको ईज़िली काउंटर किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर वे। तो ये थे हमारे आज के एडिटोरियल। इंशाल्लाह कल के एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।